हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसका है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे, तो उसका स्टेटमेंट देख लेते। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन states that when a number of electric charges interacting, the resultant force exerted on a particular charge is the vector sum of forces exerted by the individual charges, मतलब क्या? हम यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस को इंटरैक्ट कराएंगे, एक से ज़्यादा चार्जेस रहेंगे और उनमें से कोई एक चार्ज लेंगे जिस पे बाकी चार्ज पूरे कितने फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया Q1 चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज Q1 है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कोई चार्ज होगा, लेट से Q2 चार्ज, यहाँ कोई और चार्ज होगा Q3 चार्ज, यहाँ पर कोई और होगा Q4 चार्ज है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ये वाला चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1, ये Q2 है, ये Q3 है और ये है Q4। नाउ मुझे ये देखना है कि Q1 चार्ज पे ये बाकी वाले कितने फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो निकालना है। मतलब नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द Q1 चार्ज बाय द अदर चार्जेस Q2, Q3, Q4, ये सब ने मिलके इस पे कितने फोर्स एग्जर्ट किया है वो फोर्स निकालना है। तो इसका डेफिनेशन ये बता रहा है कि देखो, ये भी कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये भी कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये भी इस पे कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इन तीनों के फोर्सेस को आप क्या करोगे? एडिशन करो। वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। देखो, अभी ये Q1 चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो फोर्स इस पे एग्जर्ट करेगा तो इस तरह एग्जर्ट करेगा। Q2 Q1 पे एग्जर्ट कर रहा है, अब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स एग्जर्ट करेगा तो कुछ इस तरह इसके ऊपर ऐसे एग्जर्ट करेगा, राइट। Q2 वाला Q1 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा उसे हम लिखेंगे F12। एक बात याद रखो, अगर हमने यहाँ पर 12 लिखा है, मतलब ये पहला वाला जो नंबर है वो ऑन और दूसरा वाला नंबर बाय, मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 चार्ज बाय द Q2 चार्ज। तो अभी Q2 वाले ने Q1 पे फोर्स एग्जर्ट किया है, तो ऑन 1/2, तो ऑन 1/2 ऐसे हो गया, राइट। अब Q2 और Q1 के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो लेट से मैंने इसको बोल दिया R12 डिस्टेंस, या इसको आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस है 2 और 1 के बीच में है ना, तो आप इसको R21 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 और 1 का बीच का डिस्टेंस है, तो आप R21 लिखो या R12 लिखो, एक ही हो गया। तो चलो मैं कोई एक रख लेता हूं, लेट से मैंने रख लिया R21 रख लिया, समझ में आ गया। अब देखो, Q2 वाले ने Q1 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा है? 2 से 1 के तरफ एग्जर्ट कर रहा है। तो जो इसका फोर्स एग्जर्ट करने का डायरेक्शन है वो कहां पर जा रहा है?
2 से 1 के तरफ जा रहा है, यानी कि R 2 to 1 कैप, R 2 to 1 कैप, मतलब यहां से यहां फोर्स जा रहा है, तो सेकेंड चार्जेस से फर्स्ट चार्ज की तरफ जा रहा है, तो हमने 2 to 1, ये फर्स्ट जो बताया ना वो कहां से, और ये 1 कहां तक, मतलब शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है, Q2 वाले से फोर्स शुरू हुआ और Q1 की तरफ जा रहा है, तो 2 to 1 ऐसा बताना चाहिए, राइट। अब Q3 वाला भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये कैसे एक्सर्ट करेगा, ये Q1 वाले पे फोर्स कुछ ऐसे एक्सर्ट करेगा, तो अब 3 वाले ने 1 पे एक्सर्ट किया है, तो ऑन 1/3, तो हम क्या लिखेंगे, F13 ऑन 1 वाले पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, बाय 3 वाले का फोर्स एक्सर्ट हुआ, और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर 2 to 3 के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कौन बताता है, R31 कैप। अब जो वो कैप आ रहा है ना, वो क्या यूनिट वेक्टर है, और वो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन कैसा है, 3 से 1 की तरफ है, तो 3 से 1 की तरफ, 3 से 1 तक, समझा। और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में, 1 और 3 के बीच में, तो ये डिस्टेंस को मैंने R31 लिखा, 3 और 1 का बीच का डिस्टेंस है, समझ में आ गया। अभी देखो ये Q4 है और एक Q1 है, Q4 ने Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो कुछ इस तरफ करेगा ऐसे, है ना, तो किस पे एक्सर्ट किया, 1 पे एक्सर्ट किया, और बाय 4, तो यहां पर हम बोलेंगे F14 ऑन 1/4 ऑन Q1 by Q4, ये वाला, और डायरेक्शन कहां से जा रहा है, 4 से 1 के तरफ जा रहा है, यानी कि R41 कैप, और ये Q1 Q4 का बीच का डिस्टेंस है, तो यहां पर R41 लिखा, आप R41 लिखो या R14 लिखो, एक ही होगा, वो तो बस डिस्टेंस बता रहा है, इतना तो आपको समझ में आ गया। आपको एक बात बताए, यहाँ पर देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है समझो और एक नेगेटिव चार्ज है, आप अच्छी तरह जानते हो कि दोनों चार्ज आसपास के एरिया में क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ऐसे यहाँ पर बाहर की तरफ निकालता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने पास लेती है इस तरफ। तो देखो इतना तो समझ आया कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा क्या करती है, अपने पास करती है, यानी कि टुवर्ड्स में करती है, और पॉजिटिव वाला हमेशा ढकेलता है अवे। तो इतना समझ लो कि माइनस वाला है ना, जो नेगेटिव वाला है वो खींचता है, और पॉजिटिव वाला धकेलता है, अवे काम करता है, इतना समझो। तो ये वाली बातें याद रख लो। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो धक्का मारेगा, तो ऐसे मार रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जो भी करेगा वो इतना करेगा, और कहाँ करेगा, ऐसे अवे करेगा, धक्का मारेगा। तो ये इधर धक्का मार रहा है, ये धक्का मार रहा है, और ये भी धक्का मार रहा है। प्लस वाले क्या करते हैं, धक्का मारते, यानी कि अवे काम करते हैं, और माइनस वाले खींचते, अपने पास खींच लेते। तो ये वाली बातें आपको समझ में आ गया, पक्का। अब ये प्रिंसिपल ये बता रहा है कि ये जो प्रिंसिपल हमने लिखा है ये क्या मेंशन कर रहा है, एक मिनट इसको निकाल देते हैं। देखो ये जो हमने प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल ये बता रहा है कि इस पे टोटल कितना फोर्स आएगा। तो देखो इस पे जो भी फोर्स आएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1, अब वो F1 लिखा, इज इक्वल टू, ये बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज कौन है, Q1 है। क्या बोल रहे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल मतलब ये अकेले अकेले चार्जेस, तो इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, इसने कितना एक्सर्ट किया, इसने कितना एक्सर्ट किया, उन सब का वेक्टर एडिशन करने का। तो बताओ इसने इस पे कितना एक्सर्ट किया है, F12, तो हम यहाँ पर F12 वेक्टर ले लिया। उसके बाद इसने भी इस पे एक्सर्ट किया है कितना, F13 वेक्टर, और ये इस पे एक्सर्ट किया है F14 वेक्टर, और इन सब का क्या करने का, एडिशन करने का। ऐसा अगर पांचवा चार्ज होता तो आगे उसका भी लिखता F15 वेक्टर करके। तो टोटल सब लोगों ने एक एक चार्ज ने कितने फोर्स एक्सर्ट किया है उन सब की एडिशन करनी होती है, और यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां समझ में आ गया, ठीक है।
अब देखो आपने कुलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े थे, कुलम्ब्स लॉ में ये पढ़ा था कि एक चार्ज यहाँ पर Q1 होता था और यहाँ पर एक चार्ज Q2 होता था, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस से सेपरेशन किया रहता था, डिस्टेंस r। तो हम कुलम्ब्स लॉ से फोर्स पढ़े थे और फोर्स का फॉर्मूला ये बता रहा था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के। ठीक है, अगर यहाँ पर ये एयर मीडियम या वैक्यूम होगा तो एयर वैक्यूम के लिए के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। और देखो अब ये दोनों चार्जेस है, तो कौन से चार्ज का बीच में फोर्स हो रहा है, उन दोनों चार्ज को लेने का Q1 Q2 अपॉन उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करने का। और याद रखना इधर जो भी लोग ये इन चार्जेस की वैल्यू का मैग्नीट्यूड ले रहे थे, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, तो इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड की वैल्यूज लेते थे। तो रूल क्या बता रहा है, रूल ये बता रहा है कि ये तो फिक्स रहेगा, राइट, ये फिक्स्ड है, जिस चार्ज के बीच में फोर्स होने वाला है उन दोनों चार्ज लिख लो और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना उसका स्क्वायर कर लो, तो आपको उसका फोर्स का वैल्यू मिलेगा कितना है, यही कर रहे थे। तो यहाँ निकाल के देख लेते हैं इन दोनों में कितना फोर्स हो गया वो देखता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा F12, ठीक है। अब रूल्स क्या है, 1/4πε0 फिक्स रहेगा, किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो हमने Q1 Q2 लिख लिया। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, R21, तो R21 का स्क्वायर कर लेंगे, R21 का मॉड का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो भी वैल्यू रहेगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो मैंने पहले मॉड बता दिया ताकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रहेगा नीचे, हो गया। अब इसका निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो F13 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब इन दोनों के बीच में इसने इस पे एक्सर्ट किया है, तो Q1 Q3 अपॉन कितना डिस्टेंस है नीचे, R31 का स्क्वायर है। मैं पहले बता रहा हूँ R31 की जगह पे आप R13 भी लिख सकते हो, ये सिर्फ ये बता रहा है कि 1 और 3 का बीच का डिस्टेंस है या 3 और 1 का बीच का डिस्टेंस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। अच्छा ये इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो कैसा निकालेंगे, F इज इक्वल टू F14 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R41 का होल स्क्वायर। ऐसे निकालेंगे ना, इसको इसी तरह निकालना होता है। लेकिन अगर मुझे वेक्टर नोटेशन बताना है वेक्टर में, तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो अब मुझे बताओ, देखो ये क्या है, इस F12 का वैल्यू है, लेकिन मुझे इसको वेक्टर नोटेशन में बताना है, वेक्टर क्वांटिटी में, तो मैं यहां बताऊंगा डायरेक्शन। तो अब F12 का डायरेक्शन कहां पर है, इधर है, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर R21 क्या। इसका देखो 3 वाले ने 1 पे एक्सर्ट किया है, कितना एक्सर्ट किया, इतना एक्सर्ट किया है, पर डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चाहिए। ये मैग्नीट्यूड है, तो देखो यहाँ पर वेक्टर और डायरेक्शन कहाँ बता रहा है, इधर 31, तो R31 क्या, राइट। और यहाँ इसका F14 वेक्टर, डायरेक्शन कहाँ है, F14 का देखो इधर है, R41 क्या, तो R41 क्या हो गया, यहाँ पर सबका लिख ली। अब इसके अंदर पुट करो तो आपको ये पता चलेगा रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर, यानी कि ये वाला वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। फिर F13 वेक्टर ये है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R31 का होल स्क्वायर। माफ करना, बाजू में यहाँ पर क्या है, इधर R21 कैप है और R31 कैप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये F14 वेक्टर, तो यहाँ लेंगे इधर 1/4πε0 यहाँ पर Q1 Q4 अपॉन R41 का मॉड का स्क्वायर और R41 कैप, राइट। अब इन सब में देखो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 और 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर कॉमन चला गया तो क्या रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R21 मॉड स्क्वायर और R21 कैप प्लस यहाँ पर देखो Q1 Q3 अपॉन R31 मॉड का स्क्वायर R31 कैप,
प्लस यहाँ पर क्या है Q1 Q4 अपॉन R41 मॉड का स्क्वायर R41 कैप। तो ये आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा वो पता चल जाएगा। और यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होने वाला है एक पर्टिकुलर चार्ज पे, उसका रिजल्ट चाहिए तो सबका वेक्टर नोटेशन के साथ एडिशन कर लो तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो बस ये डायरेक्शन ये हट जाएंगे और वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया। अगर हमें क्या निकालना है, इन मैग्नीट्यूड में निकालना है, इन मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा ये F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर प्लस Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर। ठीक है, आंसर यहाँ हो जाएगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी भी चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है वो निकालने का तरीका। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेके हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। तो चलो इसको निकाल लेते हैं उससे पहले। तो चलो अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन क्या है देखो, यहां क्वेश्चन ये कि देर आर 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम and minus 5 microcoulomb are placed at the three corners of an equilateral triangle ABC whose side is 0.1 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन बना लिया। अब आपको बोल रहे हैं कि यहां पर कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉइंट पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और ये यहाँ A B C पॉइंट है, 3 पॉइंट। इधर जो भी चार्ज होगा ना वो QA चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है वो QB चार्ज है, और यहाँ क्या रहेगा QC चार्ज होगा। और QA जो यहाँ पर होगा ना वो कितना होगा, देखो QA जो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है, यानी कि इधर जो चार्ज होगा वो 10 माइक्रोकूलम, ये जो चार्ज है वो कितना +5 माइक्रोकूलम, और यहाँ का जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम है ना। और ये QA है, ये कितना रहेगा +10 माइक्रोकूलम। यहाँ लिख लेते हैं हम +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमें गिवन में एक बात तो समझ में आ गया कि QA जो दिया है वो +10 माइक्रोकूलम, और 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और QB जो हमें दिया है वो है +5 माइक्रोकूलम मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो QC है वो है -5 माइक्रोकूलम यानी कि -5 × 10⁻⁻6 कूलम दे दिया है। और वो बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उनका साइड कितना है 0.1 मीटर। तो आपको ये पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड सेम होते हैं, तो ये 0.1 मीटर है, तो ये भी 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 0.1 मीटर। पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 1 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। इतनी बातें हमें समझ में आ गए, राइट। अब बोल रहे कि रिजल्टेंट फोर्स A पे कितना रहेगा। तो देखो ये B वाला A वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और C वाला A वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो देखो ये प्लस वाला है, और प्लस वाला फोर्स एक्सर्ट कैसे करते, हमेशा अवे काम करता है, ऐसा धक्का मारता है।
तो जब ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो कुछ इस तरह एक्सर्ट करेगा, ऐसे, है ना। रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ए वाले पे एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी ऐसे लिखेंगे। देखो पहला वाला क्या होता है, ऑन, दूसरा वाला बाय। तो ए पे एक्सर्ट हुआ है, इसने एक्सर्ट किया, तो ऑन ए बाय बी, ठीक है। और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। मतलब ये बी से ए की तरफ, यानी कि आर बी टू ए कैप इधर जाएगा, है ना, आर बी टू ए कैप, राइट। अब देखो ये QC वाला है ना, नेगेटिव वाला है, और ये पॉजिटिव वाला है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब फोर्स ऐसे अट्रैक्ट, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका जो फोर्स है, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ इस तरफ होगा यहाँ पर, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय सी, और उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, है ना। यानी कि कहां से कहां पर, ए से सी के तरफ जा रहा है, यानी कि इसका आर ए सी कैप, ए से सी के तरफ। समझ में आ गया। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हर एक के बीच में कितना रहेगा, 60 डिग्री का एंगल होता है। तो यहां पर यह एंगल 60 डिग्री बनेगा, हर एंगल 60 डिग्री रहेगा, बराबर। अब जरा देखो, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, हम मैथमेटिकल मेथड में पढ़े थे। अगर कोई वेक्टर यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बीच में आएगा। पर इन दोनों वेक्टर में जो भी एंगल बनेगा उसे थीटा से दिखा देते हैं। तो अब ये वेक्टर और इसके वेक्टर के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। और कितना रहेगा, देखो जब भी कोई एक लाइन है और यहाँ पर ऐसे निकाल लो, ये 60 हो गया, और ये पूरा कितना होता है, पूरा 180 होता है। तो ये 60 है, मतलब ये कितना रहेगा, 120 रहेगा, यानी कि थीटा हो जाएगा 120 डिग्री का रहेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि ये ए वाले पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है, यानी कि एफ ए पूरा कितना है, और हमें उसकी वैल्यू निकालना है। हमें वेक्टर की जरूरत नहीं, हमें उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू की जरूरत है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ये निकालेंगे। अब जरा देखो, अगर इस पे फोर्स निकालना है तो पहले कूलम्ब्स लॉ समझते। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था कि अगर कोई भी दो चार्ज है Q1 Q2 है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस R है, तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि दो फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू के, जो भी चार्जेस के बीच में फोर्स होने वाला है उन दोनों चार्ज को ले लो और उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लो। ये कूलम्ब्स लॉ कहता है। और जब भी कोई अगर मीडियम नहीं दिया रहेगा ना, एक बात समझो, यहाँ पर के का वैल्यू क्या लिखी है अभी, जब कोई मीडियम नहीं दिया रहता है तो हमें पहले कंसिडर कर लेना होता है कि ये जो मीडियम होगा या तो एयर मीडियम होगा या तो वैक्यूम होगा। और एयर और वैक्यूम के लिए डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आता है, 1। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू रहेगा, राइट। और इसकी वैल्यू हमको पता है, 1/4πε0 की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको डिटेल में समझाया है बहुत सारी बातें। आप एक बार उस लेक्चर को देखो, आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर, जो अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गए। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें ये फोर्स पहले निकालना होगा, तो एफ ए बी निकाल के देखते हैं। तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू ए क्यू बी अपॉन उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पर कितना, 1/4πε0 का वैल्यू है 9 × 10⁹ क्यू ए का वैल्यू कितना आ रहा था, क्यू ए का वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6। तो ये 10 × 10⁻⁻6, इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6, और आर ए बी का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करना है, तो 1 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर किया तो देखो क्या आएगा। यहाँ पर देखो 9 5 कितना हो जाएगा, 45, 10⁻9 है, यहाँ पर -6 और -6 -12, -12 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा, -3, 10⁻³ हो गया। और यहाँ पर क्या बचा है, 10 है अपॉन, देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर किया, 10⁻³ कितना, -2, इसका मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है ना, 10 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा। तो देखो ये जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 45 × 10⁻³ 10⁻1, ये जाएगा तो 10⁻³ कितना, +2 हो जाएगा।
अब देखो +2 +1 +3 और इन द पावर -3 ये सब चले जाएंगे तो कितना रहेगा 45 न्यूटन होगा। यानी कि FAB कितना आ रहा है 45 न्यूटन आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है FAB कितना आया 45 न्यूटन आ गया। वैसे क्या करेंगे हम FAC निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ये AB के जगह पे AC आ जाएगा और यहाँ पर C आ जाएगा। देखो FA वैसे रहेगा ये C कितना है -5 × 10⁻⁻6 है। लेकिन आपको पता है ना यहाँ पर कौन सा वैल्यू लिखना होता है मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो -5 की जगह पे क्या लिखेंगे इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो प्लस ही आ जाएगा मतलब यही नंबर आएगा। फिर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सेम यही करते करते उसका आंसर भी क्या आने वाला है 45 न्यूटन ही आने वाला है। मतलब इसका आंसर कितना आएगा ये FAC का जो आंसर आ रहा है ये 45 न्यूटन आ गया। तो दो फोर्स मिल गए। अब इनका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालें, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालें। तो आपको याद है मैथमेटिकल मेथड का लेसन जहां हम वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़े थे। हम ये बताते हैं कि देखो कोई भी वेक्टर है लेट से यहाँ एक जा रहा है और यहाँ एक जा रहा है तो पहले उसका पैरेललोग्राम निकालो। पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे ऐसे राइट इस तरफ निकालोगे। अब इसका देखो डायगोनल साइड है, डायगोनल कौन सा है ये वाला है। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी एक फोर्स यहां जा रहा है FAB और एक फोर्स यहां जा रहा है FAC। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कौन रहेगा ये F और ये A पॉइंट पे काम कर रहा है तो मैं बता दूंगा FA वेक्टर ये रिजल्टेंट है। और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा कितना बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स और ये हमें FA वेक्टर बताएंगे या फिर रिजल्टेंट फोर्स बताएंगे। रिजल्टेंट फोर्स ये आएगा। और ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला था देखो FR = √, किसका किसका रिजल्टेंट है इसका और इसका यानी कि FAB का स्क्वायर FAC का स्क्वायर +2 × FAB × FAC × cos थीटा ऐसा फॉर्मूला था है बराबर है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे ये रिजल्टेंट कौन है FA है ना √, FAB कितना है 45 तो 45 का स्क्वायर और ये 45 का स्क्वायर इंटू 2 × 45 × 45 इंटू यहाँ पर cos कितना है 120 डिग्री हो गया राइट। अब cos 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो दिखाते देखो। cos 120 डिग्री का मतलब हुआ कि cos ऑफ 180 - 60 डिग्री हुआ है ना। 180 में से 60 जाएगा तो 120 आएगा। अब आप जानते हो कि यहाँ पर ये देखो 0 है ये 90 है ये 180 है और ये 270 है और ये है 360 डिग्री है राइट। आपको पता है इसमें सब प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइन और टैन साइन और कोसाइन माफ करना साइन और कोसेक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर टैन और कॉट प्रेजेंट होता है और यहाँ पर सेक और कॉस प्रेजेंट होता है बराबर। अब आपको पता है देखो 180 मतलब ये वाली साइड क्या है इनमें से कोई भी अगर यहाँ रहता है तो कॉस का कॉस ही लिखना होता है। मतलब मैंने क्या किया कॉस का कॉस ही लिख दिया और इधर जो रहेगा उसको वो लिख देना होता है ना ऐसे करना होता है। अब देखो 180 माइनस आ रहा है यानी कि 180 ये माइनस मतलब पीछे जाओ प्लस होता तो आगे जाता माइनस मतलब पीछे गए और पीछे जाएंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में ये वाला कॉस नहीं है। अब ये वाले इस क्वाड्रेंट में कौन होता है साइन और कोसेक होते हैं तो कॉस तो नहीं रहता। कॉस नहीं है मतलब क्या नेगेटिव तो ये हो गया नेगेटिव। यानी कि cos 120 का मतलब क्या आ रहा है -cos 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब cos 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि -cos 60 डिग्री हुआ। cos का cos लिख लिए 60 लिख लिए 180 - 60 180 माइनस मतलब ये इसमें cos नहीं रहता तो माइनस। अब मुझे बताओ -cos 60 डिग्री की वैल्यू तो पता है 1/2 होता है। यानी कि cos 120 डिग्री का आंसर कितना आ रहा है
-1/2r है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 45 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये 45 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इंटू 45 इंटू इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। ये 2 चले गए, अब 2 चले गए तो क्या बचा, देखो वहां पर, वहां जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। यहाँ आ रहा है एफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक 45 का स्क्वायर आया, दूसरा 45 का स्क्वायर आया। अब देखो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, और ये भी 45 इंटू 45, 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 45 का स्क्वायर हो गया, प्लस 45 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर दोनों चले गए, तो यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 45 का स्क्वायर बचा, स्क्वायर रूट चले गए, कितना आ रहा है, 45 न्यूटन आ रहा है। मतलब ए पॉइंट पर रहने वाले चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? बस यही था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, एक प्रॉब्लम ली और हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।